पहला अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपने रासायनिक अभिक्रियाओं को और समीकरण को सीखा है। अब द्वितीय अध्याय है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनको सीखना है और इनके गुणधर्म क्या क्या हैं, इन चीजों को भी हमको सीखना है। तो सबसे पहले वाला हम समझेंगे कि अम्ल क्या है। एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। आर्हीनियस साहब ने कहा कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब आपको पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये लिटमस पे अपना क्रिया करते हैं ना, लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन दें, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार। जैसे आप HCl को जल में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, H+ प्लस Cl-, यही मिलेगा ना। आप कहाँ डाल रहे हो, जल में डाल रहे हो, जल को ऊपर दर्शा दो। आप जल में डालोगे तो H+ प्लस Cl-, तो इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। आप बताओ, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन दे, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। पहली बात ये हुई। दूसरी बात की अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। जैसे इमली जानते हैं हम, इमली कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। नींबू जानते हो, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से आप दही जानते हो ना, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। तो अम्ल स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और आपको पता है कि आर्हीनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन दे, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब बात करेंगे क्षारक की, बात करेंगे क्षारक की। बेसिस कहते हैं आप इंग्लिश में। क्षारक को आर्हीनियस साहब ने कहा कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आप जल में डुबोते हो तो क्या मिलता है, Na प्लस OH-। अब ये OH- क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या है वाला, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस साहब ने कहा कि जो भी पदार्थ है जिनको आप जलीय विलयन में डाल रहे हो और वो OH- दे दें तो आप क्या कहोगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दे या हाइड्रोजन आयन दे क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, क्षारक है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या है, अम्ल है। नाम से ही क्लियर है। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक को हम समझ लिए। अब बात करते हैं कि ये सूचक के प्रति कैसे संवेदनशील होते हैं। जैसे लिटमस
अम्ल लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला। अम्ल लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला। आप लिटमस पेपर लो और अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को डालोगे तो कैसा हो जाएगा? नीला। और आप क्षारीय विलयन में नीले लिटमस को डालोगे तो कैसा हो जाएगा? तो अगर अम्लीय विलयन है और उसमें हमने लाल लिटमस को डाला और नीला हो गया तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो अम्ल है। या कोई विलयन है उसमें हम लाल लिटमस को डाल रहे हैं और वो नीला हो गया तो वो विलयन कैसा है? अम्ल है। और कोई विलयन है उसमें हम नीले लिटमस को डाल रहे हैं और वो लाल हो जा रहा है, इसका मतलब वो विलयन कैसा है? क्षारीय है। इज इट क्लियर? अम्ल क्षार हो गया। अब हम बात करेंगे अम्ल क्षार के बाद अम्ल की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है, धातु से या धातु कार्बोनेट से या क्षार से। अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे? धातु से, धातु कार्बोनेट से और क्षार से। इसकी रासायनिक प्रकृति को देखेंगे। हमने जिंक धातु को ले लिया। जिंक क्या है? धातु है ना। जिंक धातु को ले लिया और HCl के साथ HCl के साथ क्या करा दिया? अभिकृत करा दिया। तो जिंक धातु की अभिक्रिया हम HCl के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की क्या होगी? प्राप्ति होगी। जिंक क्या है? धातु है ना। और आप किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो? अम्ल के साथ। धातु की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ। क्या बन रहा है? कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। साथ साथ लवण का निर्माण हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब भी धातु की अभिक्रिया आप लवण के साथ अम्ल के साथ कराते हो क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। साथ साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर से सुनिए, आप जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो लवण का निर्माण होगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। इज इट क्लियर? जिंक धातु है, HCl क्या है? अम्ल है। आप HCl के साथ अभिक्रिया कराए ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इज इट क्लियर? अब हम जिंक धातु से तो अभिक्रिया करा लिए, अब हम धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे। जैसे इसी को ले लो, जिंक ऑक्साइड है ना। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया आप HCl से करा दो, ZnO प्लस HCl। अब जिंक ऑक्साइड है तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। और आप बताओ H कितना है? 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो अब यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था ना, यहाँ पे जल निकलेगा। आप बताओ इधर क्लोरीन कितना है? 2। इधर कितना है? 1। तो कितने से गुणा कराएंगे? 2 हो जाए। 1 में 2 से गुणा करा देना। 2 एक कम 2 एक कम, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 जिंक 1 संतुलित है ना। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराए तो लवण का निर्माण हुआ, साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। आप जिंक ऑक्साइड लिए हैं यानी धात्विक ऑक्साइड लिए हैं, और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया आप किसके साथ करा रहे हो? अम्ल के साथ करा रहे हो। लवण बन रहा है, साथ साथ क्या निकल रहा है? जल निकल रहा है। एकदम ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि धातु के साथ आप कराओगे तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस, और धात्विक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? ये जिंक ऑक्साइड है बालक। क्या है? जिंक ऑक्साइड। और जिंक क्या है? तो धातु का ऑक्साइड हो गया।
धातु का क्या हो गया? ऑक्साइड। और इसका अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है, और साथ साथ जल का निर्माण हो रहा है। तो हमने धातु की अभिक्रिया कराई किसके साथ? अम्ल के साथ। हमने धातु ऑक्साइड की क्रिया कराई किसके साथ? अम्ल के साथ। तो धातु की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करोगे तो हाइड्रोजन गैस, और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि अम्ल के साथ करोगे तो जल का निर्माण होगा, साथ साथ लवण तो बनता ही है। ये हमने समझा। अब हम देखेंगे अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ कराएंगे। अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। हम देखेंगे कार्बोनेट से करा रहे हो अम्ल की अभिक्रिया तो क्या प्राप्त हो रहा है, और बाइकार्बोनेट से करा रहे हो तो क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल से कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं। बार बार हम एक ही उदाहरण ले रहे हैं कि आसानी से आप चीजों को समझ पाओ। हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। ये सोडियम धातु है ना, तो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल किसके साथ करा रहे हो? अम्ल के साथ करा रहे हो। तो बनता क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल का निर्माण होता है। आप बताओ इधर सोडियम कितना? 2। इधर कितना? 1। तो 1 में कितने से गुणा कराएंगे? 2 हो जाए, तो 2 एकम 2, और इधर तो 2 है ही। आप बताओ इधर क्लोरीन कितना? 2। इधर 1, तो 1 में कितने से गुणा कराएंगे? 2 हो जाए, 2 एकम 2। आप CO3 है ना, तो यहाँ CO2 गैस निकला है ना, तो 1 ऑक्सीजन बचा। हाइड्रोजन उधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2, 1 क्या हो गया? जल हो गया। आप बताओ धात्विक कार्बोनेट के साथ यदि हमने अम्ल से अभिक्रिया कराया, धात्विक कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराया तो क्या बना? लवण बना। क्या बना? लवण बना। उसके बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ साथ किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण होता है। साथ साथ किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो आपको इसमें थोड़ी भी समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी थोड़ी भी समस्या। जब भी आप धात्विक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराओगे अम्ल के साथ, तो आप ध्यान रखेंगे कि लवण का निर्माण होगा, लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और जल निर्मित होता है। अब हम धातु का ये कार्बोनेट था, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप पढ़ते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया की बात करो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया की बात करो, यदि आप HCl के साथ कराते हो तो यहाँ भी किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। और वो लवण कौन बनेगा? NaCl। सोडियम उधर 1 है, क्लोरीन भी इधर 1 है, प्लस CO2 प्लस H2O। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ना। थोड़ा भी नहीं सोचना है बालक, यहाँ पे 2 NaCl बन रहा था, यहाँ पे NaCl 1 बन रहा है। आप धातु कार्बोनेट से कराओ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, क्या प्राप्त होना है? लवण प्राप्त होना है। साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और साथ साथ जल का निर्माण होगा। इज इट क्लियर? अब देखो अम्ल की हमने अभिक्रिया देखी, धातु के साथ देखा, धातु के ऑक्साइड के साथ देखा, धातु कार्बोनेट के साथ देखा, धातु बाइकार्बोनेट के साथ देखा। अब आप बात करोगे
क्षार की अभिक्रिया की, और क्षार की अभिक्रिया हम कराएंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ। क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे बालक? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अब जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आप अधात्विक ऑक्साइड के साथ करा रहे हो, तो किसके साथ हम करा दें? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अधातु है ना, और ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? अधात्विक ऑक्साइड हो गया। और जब आप अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हो तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या निर्माण हुआ? सोडियम कार्बोनेट का। और साथ साथ क्या निकलता है? जल बाहर निकलता है। आप बताओ सोडियम इधर कितना, इधर कितना? तो एक में कितने से गुणा कराएंगे? 2 हो जाए, तो 2 एकम 2। आप बताओ कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो 2 1 4 है ना बालक? इधर 3 है और 1 4, और इधर 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक तो है? हाइड्रोजन 2 एकम 2 यानी संतुलित है। संतुलित है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलन भी हम यहाँ सीख गए। आप बताओ ये क्षार है। क्या है? क्षार। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? धातु कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो रहा है? धातु कार्बोनेट। और साथ साथ क्या निकल रहा है? जल निकल रहा है। तो क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो धातु कार्बोनेट बनता है और साथ साथ जल का निर्माण होता है। अब हमने अम्ल की बहुत सारे रिएक्शंस देखे, क्षार की भी अभिक्रियाएं देखी। अम्ल और क्षार को हमने कभी नहीं मिलाया। अब देखते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो क्या होता है। अम्ल का गुण अलग है, क्षार का गुण अलग है। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर रहा है, क्षार लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार जल में OH- आयन देता है। आर्हेनियस साहब के अनुसार। आर्हेनियस नाम है साहब हमने लगाया, थोड़ा सा सम्मान देते हो ना, तो इसलिए हम साहब कह रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं लिख देना जाके कि नीतीश सर तो बोले हैं आर्हेनियस साहब है तो आर्हेनियस साहब हो गए। आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम है, थोड़ा सा सम्मान हम दे रहे हैं, उनको साहब कह रहे हैं। ठीक है? बहुत बड़ा योगदान रहा है ना उनका अम्ल क्षार लौड़ में। तो आप याद रखोगे कि अम्ल H+ आयन दे रहा है जलीय विलयन में तो अम्ल है, और OH- आयन दे रहा है तो क्षार है आर्हेनियस के अनुसार। अब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है। आप HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप क्या ले लो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप जब ये लेते हो तो क्या बनता है? NaCl + H2O। ये क्या बन गया? लवण बन गया। और साथ साथ जल का निर्माण हुआ ना। तो आप जब भी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हो तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। और साथ साथ क्या मुक्त होता है? जल मुक्त होता है। और इस अभिक्रिया को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पूछ देता है बालक कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप बताओगे अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा, साथ साथ जल भी मुक्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अम्ल में कोई समस्या होगी क्या? क्षारक में कोई समस्या होगी क्या? आप अम्ल क्षारक की अभिक्रिया में कोई समस्या होगी क्या? और उदासीनीकरण भी सीख गए ना। अम्ल को मिलाओ क्षार में, लवण का निर्माण होगा और लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कह देते हो? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अम्ल की क्रियाएं हो गई और क्षार की भी अभिक्रियाएं हो गई। अब बात करेंगे सार्वत्रिक सूचक की। इसकी बात करेंगे सार्वत्रिक सूचक की। तो देखो बालक, सूचक क्या होता है? जो सूचना दे हमको। क्या दे? सूचना दे कि ये अम्ल है और क्षार है। जैसे लिटमस,
आप कोई पदार्थ का विलयन लिए, जलीय विलयन लिए और उसमें नीला लिटमस डाले और वो कैसा हो गया? लाल हो गया। नीला लिटमस कैसा हो गया? लाल हो गया। तो क्या है? क्षार है, क्षारक है। और लाल लिटमस डाले और वो कैसा हो गया? नीला हो गया। तो क्या है? अम्ल है। तो ये लिटमस एक हमको सूचना दे रहा है ना, तो लिटमस क्या हो गया? सूचक हो गया। वैसे ही फिनाल्फथैलीन भी एक सूचक होता है, मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक होता है और बहुत सारे सूचक हैं। और इन सभी सूचकों को मिलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है सार्वत्रिक सूचक। क्या प्राप्त होता है? सार्वत्रिक सूचक प्राप्त होता है। और इस सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? पीएच मान। और उसके आधार पे आप बताओगे कि ये अम्ल है कि क्षारक है कि उदासीन है। अम्ल है कि क्षारक है कि उदासीन है, पीएच मान के आधार पे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग पीएच मान से हम बता सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षारक है कि उदासीन है। अब आप समझोगे कि पीएच मान होता क्या है, पहले ये समझेंगे। और पीएच दिया किसने? एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन। क्या नाम है वाला? सोरेनसन साहब ने इस पीएच मान को दिया। सोरेनसन ने पीएच मान को दिया और P का मतलब होता है पोटेंज। P का मतलब पोटेंज और पोटेंज की हिंदी होती है शक्ति। क्या होती है? शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। अब H है ना, H है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आप लघु गुणक जानते हो ना, लाग जानते हो ना, तो ऋणात्मक लघु गुणक लेते हैं तो पीएच बराबर होता है -log बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता। क्या होता है? H प्लस आयन की सांद्रता। या आप पीएच को लिख सकते हो log बेस 10 1/H प्लस आयन की सांद्रता। अब पीएच को किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। और सोरेनसन ने दिया इस P का मतलब क्या? पोटेंज। और पोटेंज यानी क्या? शक्ति। पोटेंज यानी शक्ति। किसकी शक्ति बताएगा? किसी भी विलयन की शक्ति बताएगा। उस विलयन की शक्ति में ये बताएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। अब उसकी शक्ति बताएगा। कैसे निकालते हैं? पीएच बराबर क्या होता है? -log बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता। अथवा आप कह सकते हो पीएच बराबर क्या? log बेस 10 1/H प्लस आयन की सांद्रता। आगे की बात करते हैं बालक। आगे इस पीएच मान के आधार पे एक पीएच पैमाना तैयार किया गया जिसमें 0 से 14 तक अंकन थे। 0 से लेके 14 तक उसमें क्या थे? अंकन थे, जिसके आधार पर हम ये क्लियर कर पाते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये उदासीन है। तो जरा सा उस पीएच पैमाना को देखते हैं। पीएच मान किसने दिया वाला? सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। और P फॉर पोटेंज। पोटेंज यानी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी। आप देखो जो पीएच पैमाना है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इसमें जो 7 है बालक ना, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो विलयन कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। जैसे यदि शुद्ध जल की बात करो तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कई लोग 0 लगा के आ जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो आप
उसमें 7 तो रहता ही है, लेकिन कहीं 0 भी रहता है, तो हमारे ब्रेन में 0 चलता रहता है। उदासीन से हमको 0 याद आता है, तो 0 नहीं लगाना है। किस पे टिक करके आना है? 7 पे। किस पे टिक करके आना है? 7 पे। तब वो क्या होगा? उदासीन। 0 कहोगे ना तो 0 का मतलब प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। अगर आप 0 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय। अब 7 से नीचे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। आप 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है। अब देखो, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 तो विलयन कैसा? उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से नीचे तो विलयन कैसा? अम्लीय। और किसी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर तो विलयन कैसा? क्षारीय। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब देखो, पीएच मान हमने समझा किस पे निर्भर करेगा? H+ आयन के सांद्रता पर। दूसरी बात हमने देखा कि पीएच पैमाना में 0 से 14 तक अंकन है, तो 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, 10 का मतलब क्या, 7 का मतलब क्या? अब कोई पूछेगा बता दोगे ना? शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। क्यों? क्योंकि वो क्या है? उदासीन है। और आप बताओ, नींबू है ना, नींबू अम्लीय है ना, तो उसका पीएच मान 7 से नीचे ही आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है ना, तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर ही आएगा। तो अब पीएच मान में कोई समस्या होगी क्या? नहीं होगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमने अम्ल जान लिया, क्षार जान लिया, अम्ल और क्षार की विभिन्न अभिक्रियाओं को जान लिया, पीएच मान को जान लिया, पीएच पैमाना को जान लिया, सार्वत्रिक सूचक को जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे प्रबल एवं दुर्बल क्षारक की ओर। प्रबल एवं दुर्बल क्षारक की ओर दोनों चीज समझते हैं। प्रबल दुर्बल होता क्या है? अब आप सामान्य भाषा में प्रबल को समझते हो कि जो न टूटे, वही ना प्रबल है, जो आसानी से न टूटे। लेकिन जब भी आप क्षारक की बात करो या अम्ल की बात करो तो प्रबल वही है जो आसानी से टूटे। प्रबल वो है जो क्या हो? आसानी से टूटे। अब हम जानते हैं ना कि क्षारक क्या होता है? जो OH- आयन दे। क्या दे? OH- आयन दे। अब ये जलीय विलयन में जितना आसानी से OH- आयन देगा उतना अधिक ये क्या है? प्रबल है। जलीय विलयन में ये जितना आसानी से OH- आयन देगा वो उतना ही अधिक क्या है? प्रबल है। और ये जलीय विलयन में यदि आसानी से OH- आयन नहीं देता है तो ये कैसा क्षारक हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। अम्ल भी कब प्रबल है? जब जलीय विलयन में वो H+ आयन आसानी से देता है, और यदि आसानी से H+ आयन नहीं देता है तो अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल। जितना आसानी से H+ आयन देगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी ना, तो प्रबलता भी बढ़ेगी। OH- देगा तो H- आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो प्रबलता भी बढ़ेगी। ठीक है? तो प्रबल कौन होगा? जो आसानी से टूटेगा। अम्ल कौन प्रबल? जितना आसानी से वो H+ आयन दे। क्षार कौन प्रबल? वो जितना आसानी से OH- आयन दे। तो आप प्रबल और दुर्बल में आसानी से याद रखोगे कि जो क्या देता है, आसानी से OH- आयन देता है, वो कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है। कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहीं पे ले लो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी टूटता है जल में, अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। लेकिन ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, जो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है ना बालक, ये हाइड्रोक्साइड आयन पूरी तरीके से ये टूटता नहीं है। मान लो
100 अमोनियम आयन के यौगिक है, अणु है, तो 100 में से 50 ही टूटेंगे, तो ये प्रबल नहीं होगा। ये कैसा हो गया? दुर्बल क्षारक हो गया। कैसा हो गया? दुर्बल क्षारक हो गया। प्रबल किसे कहोगे? जो पूर्णतया क्या हो, अपने आयनों में टूट जाए, वो क्या है? प्रबल है। और दुर्बल कौन है? जो OH माइनस आयन पूर्णतया विभक्त ना होता है। आसानी से OH माइनस आयन दे दिया तो क्या? आसानी से OH माइनस आयन नहीं दिया तो क्या? क्लियर है? तो प्रबल और दुर्बल क्षारक में कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। अब बात करते हैं क्षारक की अम्लीयता की। किसकी बात करते हैं? क्षारक की अम्लीयता की। ये बात स्पष्ट हो गया ना? OH माइनस आयन आसानी से देगा तो प्रबल क्षारक, और OH माइनस आयन आसानी से नहीं देगा तो प्रबल क्षारक का उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक का उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करेंगे क्षारक की अम्लीयता की। क्षारक की अम्लीयता की बात करोगे आप। किसकी बात करोगे? क्षारक की अम्लीयता। अब इसमें बहुत ही सामान्य शब्दों में आप समझो, NaOH क्षारक है, आप जल में डालोगे तो टूटता है Na+OH, कितने OH माइनस वाला? एक। तो इसकी अम्लीयता कितनी हो गई? आप बताओ। CaOH का होल ट्वाइस, जल में डालोगे Ca2+ और OH पे माइनस, OH पे माइनस, OH की संख्या कितनी? 2। इसकी अम्लीयता कितनी हो गई? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसको जल में डालोगे तो Al3+ और OH माइनस, OH माइनस की संख्या कितनी? 3। तो क्षारक की अम्लीयता कितनी? 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितनी? 2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितनी? 1। समस्या है क्या? क्षारक की अम्लीयता की बात करोगे तो फिर से हमको आर्हेनियस साहब की बात याद रखनी है कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, और इन OH माइनस आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है? क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। यदि 1 OH माइनस दे रहे हैं तो क्षारक की अम्लीयता कितनी? 1। यदि 2 दे रहे हैं तो क्षारक की अम्लीयता 2, और यदि 3 दे रहे हैं तो क्षारक की अम्लीयता 3। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं लवण की। अम्ल की हमने बात करी, क्षार की बात करी, क्षारक की बात करी, अब लवण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? लवण की। अब लवण हमने अभी देखा कि अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो लवण का निर्माण हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन क्या इतना ही उचित है लवण के लिए? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप बताओ, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो अब बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है और लवण हम समझ जाएंगे। देखो कितना आसानी से लवण को समझेंगे। आप बताओ, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? H+ आयन दे, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन दें क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि अब लवण में जो धनायन होगा वो H+ आयन नहीं होगा। लवण में भी धनायन और ऋणायन होंगे, लेकिन जो धनायन होगा वो H+ नहीं होगा, और जो ऋणायन होगा वो OH- नहीं होगा। जैसे आप HCl+ NaOH करते हो, आप बताओ NaCl बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना।
प्लस H2O बनता है ना। आप बताओ NaCl क्या है? लवण है। NaCl लवण है। आप बताओ Na पे क्या? प्लस, Cl पे क्या? माइनस। आप बताओ सोडियम धनायन है ना। आप बताओ Na प्लस धनायन तो है लेकिन H प्लस है क्या? नहीं। तो H प्लस के स्थान पे कोई और धनायन हो और OH माइनस के स्थान पे कोई और ऋणायन हो तो आप उसे क्या कहते हो? लवण कहते हो। H प्लस के स्थान पर कोई और धनायन हो और OH माइनस के स्थान पर कोई और ऋणायन हो और दोनों मिल गए तो किसका निर्माण हो गया? लवण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? लवण का निर्माण हो गया। तो वे सभी पदार्थ जो H प्लस आयन के अतिरिक्त धनायन और OH माइनस आयन के अतिरिक्त ऋणायन देते हैं या उससे मिलकर बने होते हैं लवण कहलाते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? फिर से समझिए, अम्ल क्या है जो H प्लस आयन दे, क्षार क्या है जो H माइनस आयन दे, लवण क्या है जो H प्लस आयन के अलावा कोई धन आयन दे और OH माइनस आयन के अलावा कोई ऋण आयन दे, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं लवणों के विरचन के बारे में कि लवण का विरचन कैसे होगा, लवणों का निर्माण कैसे होगा। विरचन का मतलब ही प्रिपरेशन से है। किससे है? प्रिपरेशन से है। किसका प्रिपरेशन करना है वाला? लवण का। अब धातु को फिर से लो। किस धातु को ले लें? जिंक को ले लो और जिंक धातु को आप सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिकृत करा दो ZnSO4। तो आप जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हो, पीछे भी बताए थे, क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। ये क्या है? लवण। और साथ साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पहले हमने अम्ल के अभिक्रिया में पढ़ा था कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएं? अम्ल के साथ। क्या बनेगा? और लवण के साथ साथ कौन सी गैस मुक्त होगी? तो धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो लवण का निर्माण साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो एक विरचन समझ गए ना। दूसरा इससे भी आसान समझो, बस धातु के जगह धातु का ऑक्साइड ले लें। इसको जिंक ऑक्साइड पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो आप? जिंक ऑक्साइड पढ़ते हो। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दो? अम्ल के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? अम्ल के साथ करा दो। फिर से क्या बन गया? ZnSO4। ये क्या है? लवण है। क्या है वाला? लवण है। और H2 और एक ऑक्सीजन बचा ना, O क्या बन गया? जल बन गया। तो जब भी धातु की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ कराते हो किसका निर्माण? साथ साथ कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु की ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हो किसका निर्माण? लवण का। साथ साथ क्या? जल। कोई समस्या है क्या? आसानी से हम विरचन कर लेंगे ना। विरचन का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि की हम बात करते हैं। अब हमने धातु और धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया और अभी अभी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा है। क्या पढ़ा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा है। थोड़ा सा उसको भी एक बार और देख लेते हैं। आपको पता है ना HCl अम्ल है और NaOH क्षार है। ये क्या है? क्षारक। और ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल और क्षारक को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? लवण का निर्माण होगा। इससे अधिक कुछ पूछा नहीं जाएगा। विरचन में 3 विरचन लिख लोगे, भर भर के नंबर मिलेंगे। ठीक है? बोर्ड की एग्जामिनेशन की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराओगे तो लवण, धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो भी लवण, अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराओगे तो भी लवण का निर्माण होगा। तो हमने विरचन देख लिया ना। अब विरचन में कोई समस्या होगी क्या? अब हम देखेंगे लवणों के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? लवणों के प्रकार। कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो। आगे हम लवणों के प्रकार
देखेंगे। मिटाए ना? अब हमने अम्ल देखा, हमने क्षारक देखा, हमने सूचक देखा, रासायनिक अभिक्रियाएं देखी अम्ल की क्षारक की। उसके पश्चात हमने धातु से अभिकृत कराया अम्ल को, धात्विक ऑक्साइड से अभिकृत कराया अम्ल को, और देखा कि किस प्रकार से लवण का निर्माण होता है। अब लवण के विरचन हमने देख लिए हैं, अब लवण के प्रकार हम देखेंगे। क्या देखेंगे? लवण के प्रकार देखेंगे। तो लवण का प्रकार बहुत ही सामान्य है, बहुत ही आसानी से समझोगे। सबसे पहले तो सामान्य से ही समझ लो कि सामान्य लवण, पहला लवण क्या है? सामान्य लवण, जो आसानी से अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाए। आप जल लेते हो ना, नमक चीनी का घोल पीते हैं हम ना, तो NaCl आप जल में डालोगे तो किसमें टूटेगा? Na+Cl। तो जो लवण आसानी से अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाए उस लवण को क्या कहते हो? सामान्य लवण या साधारण लवण। क्या कहते हो? सामान्य लवण या साधारण लवण कहते हो। वे लवण जो आसानी से अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाए उस लवण को आप क्या कहते हैं? सामान्य लवण या साधारण लवण कहते हैं। अब इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब हम बात करेंगे अम्लीय लवण की। किसकी बात करेंगे? अम्लीय लवण की। अम्लीय लवण क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देना, तो ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन आ जाए, ऐसा लवण जिसमें क्या आ जाए? हाइड्रोजन आयन आ जाए। जैसे हमको पता है ना Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। आप इसको तोड़ोगे तो Na पे प्लस और SO4 पे 2, Na की संख्या कितनी? 2। तो 2 धनायन 2 ऋणायन को संतुलित करता है। अब एक सोडियम को हटा के हम एक कौन सा आयन जोड़ दें? H+ आयन जोड़ दें। कौन सा आयन जोड़ दें? H+ आयन जोड़ दें। तो क्या बन गया? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब बालक आप बताइए H+ आयन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो वे सभी लवण जिनमें H+ आयन आता है उन लवणों को आप क्या कहते हो? अम्लीय लवण कहते हो। क्या कहते हो? अम्लीय लवण कहते हो। कोई समस्या आएगी क्या? अगर नाम में ही H+ आ गया, सूत्र में H+ आ गया, तो लवण तो है, लेकिन वो कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। ऐसा लवण जो अपने आसानी से धनायन और ऋणायन में टूट जा रहा है तो कैसा लवण है? साधारण लवण है। अब हम देखेंगे क्षारकीय लवण देखेंगे। क्या देखेंगे? क्षारकीय लवण। आप बताओ क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड CaOHCl। अब देखो बालक, इसको जब हम तोड़ते हैं ना तो Ca पे 2+ होता है, OH पे 1- होता है, Cl पे भी 1- होता है। आप बताओ कितना धनावेश? 2 और ऋणावेश 1 और 1। 2 आवेश संतुलित है कि नहीं है? और वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? OH- आयन दे, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं।
तो वे सभी लवण जिनमें क्या पाया जाए, OH माइनस आयन पाया जाए, वे सभी लवण क्या कहते हैं, कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? H प्लस आयन अगर लवण में पाया गया तो अम्लीय लवण, OH माइनस आयन पाया गया तो क्षारकीय लवण कहलाते हैं। और आसानी से धनायन और ऋणायन में टूट गए तो साधारण लवण या सामान्य लवण कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम बालक द्विक लवण की। किसकी बात करेंगे? द्विक लवण की। द्विक लवण और भी आसान है, बहुत आसान है। हम जानते हैं सोडियम सल्फेट एक लवण है ना। सोडियम सल्फेट क्या है? लवण है। एल्युमिनियम सल्फेट भी क्या है? लवण है। अब इन दोनों को मिला दो, एक और एक, एक और एक, दो, तो दो के लिए शब्द आ गया द्विक। दो के लिए शब्द क्या आ गया? द्विक आ गया। अब सोडियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें 24 जल के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? जल के अणु होते हैं। 24 होते हैं और क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ये आपको दिखेंगे नहीं कि जल जैसे हैं। फिटकरी का ये सूत्र है, सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट पढ़ते हो इसको, सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट। आप बताओ, सोडियम है ना, एल्युमिनियम है, दोनों के साथ सल्फेट ही जुड़ा है ना, तो इसको आप पढ़ते हो सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट। या आप इसी को क्या कहते हो? पोटास एलम। क्या कहते हो? पोटास एलम। और इसी को आप क्या कहते हो? फिटकरी कहते हो। क्या कहते हो? फिटकरी। और इसी को आप क्या कह रहे हो? द्विक लवण कह रहे हो। क्या कह रहे हो? द्विक। द्वि यानी दो। ऐसा लवण जो कितने लवणों से मिलकर बना हो? दो। उस लवण को क्या कहोगे? द्विक लवण कहोगे। क्या कहोगे? द्विक लवण कहोगे। जैसे सोडियम सल्फेट है बालक, आप सोडियम को दो लिए हो, SO4 को एक लिए हो। ऐसा क्यों? तो देख लो, सोडियम को हमने दो इसलिए लिया है क्योंकि Na पे कितना प्लस? एक प्लस। SO4 पे कितना माइनस? दो माइनस। तो सोडियम पे एक प्लस, तो एक के नीचे एक रख दो। सल्फेट पे दो माइनस, दो के नीचे दो रख दो। और मैथ में त्रिज्या गुणा तो हमने बहुत कराया। सोडियम को कितना लेना है? दो ले लें। और SO4 को कितना लेना है? एक ले लें। क्या सूत्र बन गया? Na2SO4 बन गया। वैसे ही एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हो तो आप Al पे 3 प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस होता है। तो एल्युमिनियम पे यदि 3 प्लस है वाला, एल्युमिनियम पे यदि 3 प्लस है और सल्फेट पे 2 माइनस है, तो आप बताओ एल्युमिनियम के नीचे कितना लिख दें? 3 लिख दें। और सल्फेट के नीचे 2। आप त्रिज्या गुणा कराओगे ना, आप बताओ Al कितना? 2 और SO4 का होल ट्राइस। तो ये क्या हो गया? एल्युमिनियम सल्फेट। और 24 जल के अणु यदि मिल गए क्रिस्टल के रूप में तो ये बन गया सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसी को आप पोटास एलम कहते हो, फिटकरी कहते हो। और चूंकि दो लवण मिलकर निर्मित किए हैं इसलिए इस लवण को क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। एनी डाउट? नो सर। अब द्विक लवण तो हम समझ गए बालक। थोड़ा सा एक लवण और समझेंगे, जटिल लवण। क्या समझेंगे? जटिल लवण। जटिल लवण का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा उपसह संयोजन आबंध आपको देखने को मिलेगा। एक ही लिगेंड, थोड़ा सा शब्द नया है आपके लिए, वो इलेक्ट्रॉन को देकर केंद्रीय धातु से आबंध बनाते हैं। लेकिन जटिल लवण नाम में ही जटिल है। इसको भी जल में डुबाओगे तो धनायन और ऋणायन ही आपको देता है। जैसे देखते हैं जटिल लवण को देखते हैं। आप देखो K4FeCN6, ये एक जटिल लवण है। ये क्या है? जटिल लवण है, K4FeCN6। अब इसको जैसे ही जल में डालोगे बालक, K पे क्या? एक प्लस, आप बताओ FeCN
6 FeCN6। अब इस पे 4 माइनस आता है, कितना माइनस आता है? अब यहाँ तो एक ही प्लस था, इधर एक ही माइनस आना चाहिए ना, कितना आ गया? 4 माइनस आ गया ना, क्योंकि पोटेशियम की संख्या कितनी? 4। तो एक पे एक प्लस तो 4 पे 4 प्लस, तो 4 प्लस को संतुलित करने के लिए कितना माइनस चाहिए? आप बताइए, एक धनायन, एक ऋणायन और एक धनायन हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आप जटिल लवण को भी जल में डुबोगे तो एक धनायन वाला भाग और एक ऋणायन वाला भाग आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार के लवण को आप क्या कहते हो? जटिल लवण कहते हो। क्या कहते हो? जटिल लवण कहते हो। ये लवणों के प्रकार भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। हमने अम्ल भी समझा, हमने क्षारक भी समझा, हमने लवण समझा, लवण का विरचन देखा, और लवण के विरचन के साथ साथ हमने लवणों के प्रकार का भी अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ यौगिकों के बारे में सामान्य चीजें जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड आप बोलते हो, जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक क्षार सुने हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, जैसे धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो इन सभी को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि साधारण नमक क्या है, कैसे इसको प्राप्त करते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? साधारण नमक की तरफ बढ़ते हैं। साधारण नमक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप किससे दर्शाते हो? NaCl। इसको आप क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हो। सबसे पहले आप समझो कि इसको प्राप्त कहां से किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को। समुद्र जानते हैं ना, मुंबई के तटीय इलाके हैं, वहां से हम प्राप्त करते हैं। खारे जल से प्राप्त करते हो सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। जो भी लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण ही है ना, तो इसको हम समुद्री इलाके से, मुंबई के पोर्ट से, ठीक है, या कोलकाता के पोर्ट से हम प्राप्त करते हैं, वहीं से इसको निकाला जाता है सोडियम क्लोराइड को। अब सोडियम क्लोराइड जो है, इसको प्राप्त आप कहां से करते हैं ये तो पता चल गया, और प्राप्त आप कर रहे हैं, प्राप्त आप कर रहे हैं तो आप खारे जल से प्राप्त कर रहे हो ना इसको, सोडियम क्लोराइड को समुद्री जल से प्राप्त कर रहे हो। तो समुद्री जल से प्राप्त करते हो NaCl को, तो ये जब हम लाते हैं तो शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करने के पश्चात इसको उपयोग के रूप में लाते हैं। तो सबसे पहला तो आप इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है ना, स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। दूसरा, ये क्रिस्टल के रूप में होता है। कैसे रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। तीसरा बात, इसमें जब भी आप इसको हीट करते हो तब ये चटकता है। क्या होता है? चटकता है। ये किसका गुणधर्म है? सोडियम क्लोराइड का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है? सोडियम क्लोराइड का गुणधर्म है। तो हम सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। सोडियम क्लोराइड तो लवण है ही, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है? यदि इसको अम्ल के साथ अभिक्रित करा रहे हैं तो ये हमको क्या दे रहा है? यदि इसको
दूसरे किसी यौगिक के साथ अभिकृत करा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो हम अभी अभिकृत कराएंगे सोडियम क्लोराइड को अम्ल के साथ और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। NaCl की अभिक्रिया आप करा दो H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये भी लवण ही है बालक। क्या है? लवण है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? लवण है। और साथ साथ क्या प्राप्त होगा बताओ? क्या बचा? क्लोरीन बचा ना, और एक हाइड्रोजन बचा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है? HCl बनाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो जब भी आप साधारण लवण, जिसे आप सोडियम क्लोराइड कह रहे हो, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है? लवण तो बनता है। क्या बनता है? लवण तो बनता है। साथ साथ कौन सा अम्ल निर्मित हुआ? HCl अम्ल निर्मित हुआ। और आप बताओ इस लवण में क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है ना, तो ये लवण कैसा? नहीं, अम्लीय। कैसा? अम्लीय लवण। H+ दिखे तो क्या? अम्लीय। OH- दिखे तो क्या? क्षारीय। और अगर H+ और OH नहीं दिखे, सामान्य रूप से धनायन और ऋणायन में टूटे, तो साधारण या सामान्य लवण होते हैं। ठीक है? H+ दिखेगा तो अम्लीय लवण कहते हो। तो हमने साधारण नमक की अभिक्रिया कराई किसके साथ? अम्ल के साथ। हमको प्राप्त हुआ लवण, वो भी कैसा लवण? अम्लीय लवण प्राप्त हुआ। साथ साथ अम्ल भी हमको प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे साधारण नमक के उपयोग के बारे में। तो आप प्रतिदिन भोजन पकाने में साधारण नमक का उपयोग करते हो। आप मेटल पे या और भी चीजों पे पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिक्स करके इसको पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो साधारण नमक NaCl है। आपके शरीर में भी इसकी अहम भूमिका है। जब स्वेटिंग होती है बालक ना, पसीना होता है, तो हमारे शरीर से NaCl बाहर निकलता है और हमको राहत मिलती है। आप देखना गर्मी के दिनों में हमारी स्किन कैसी पड़ जाती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है ना कि क्या है वो कह लो रेतीला, ऐसा फील होता है ना कि रेतीला है स्किन स्वेटिंग पसीना होने के बाद। तो किसके कारण होता है? NaCl के कारण ही होता है। तो NaCl के बारे में बहुत हमने जान लिया। सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा खारे जल से प्राप्त होता है। अगर भारत की बात करें तो कोलकाता या मुंबई के पोर्ट से हम प्राप्त करते हैं, वहां से इसको निकाला जाता है और शुद्धिकृत करके ये उपयोग के लिए लाया जाता है। हमने अम्ल से अभिक्रिया कराया, तो अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद हमको प्राप्त हुआ क्या? अम्लीय लवण प्राप्त हुआ। साथ साथ HCl भी प्राप्त होता है। और आप यदि इसके उपयोग की बात करते हो तो भोजन बनाने में, भोजन में इसका उपयोग होता है। फिर पॉलिशिंग में इसका उपयोग होता है। आपके जैव रासायनिक नियंत्रण में, जैव रासायनिक संतुलन में भी इसका बड़ा अहम भूमिका है। आपके शरीर के तापमान के नियमन में भी सोडियम क्लोराइड की अहम भूमिका होती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। दूसरा बालक हम देखते हैं कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कहते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य रूप से यदि जो सोडियम क्लोराइड है उसको जल के साथ प्रवाहित कराएं, उष्मा दे दें, थोड़ी सी विद्युत दे दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। जैसे NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हो आप बताओ जो NaCl है इसको किसके साथ प्रवाहित करा रहे हो? जल के साथ।
और विद्युत स्पार्क हम देते हैं, विद्युत धारा के साथ प्रवाहित कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। क्योंकि आप बताओ इधर Cl कितना है, 2, इधर कितना है, 1, 2 1 कम 2, क्लियर है। अब यहाँ भी सोडियम 2 हो गया तो 2 1 कम 2, तो आप बताओ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया ना, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। H2O को 2 करो, 2 दूनी का 4 हो गया ना, और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो क्या दिक्कत है, Na कितना है इधर, 2 है ना सोडियम, और क्लोरीन कितना, हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी का 4, इधर 2 1 कम, क्लोरीन 2 है, उधर भी 2 है। हाइड्रोजन गैस निकाल लीजिए, कौन सी गैस निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, संतुलित हो गया ना। सोडियम इधर 2 उधर भी 2, क्लोरीन इधर 2 उधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, उधर भी 2 दूनी का 4। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो गया, कास्टिक सोडा या कास्टिक क्षार बोलते हो। क्या बोलते हो, कास्टिक क्षार बोलते हो। किससे प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने जल से कराया और विद्युत धारा का प्रवाह कराया। विद्युत धारा का प्रवाह कराया तो क्या प्राप्त हो गया, कास्टिक क्षार प्राप्त हो गया, कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया। साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकली, क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। आप जानते हो कि कास्टिक सोडा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में। साबुन जानते हो ना, साबुन के निर्माण में और अपमार्जक के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। आप कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन और अपमार्जक के साथ साथ और भी कई जगह पे क्लीनिंग के लिए करते हो। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो कास्टिक सोडा में इतना ही देखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे विरंजक चूर्ण पर। किसको देखेंगे, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को आप क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो। इसका जो सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण कैसे करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यदि क्लोरीन गैस के साथ कराते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यदि क्लोरीन गैस के साथ कराते हो तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अब CaOCl2 को आप क्या बोलते हो, विरंजक चूर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो, विरंजक चूर्ण बोलते हो। वी का मतलब निकलने से है, और रंजक यानी रंग का। क्या निकलेगा बालक, रंग निकलेगा। किसके द्वारा निकलेगा, विरंजक चूर्ण के द्वारा निकलेगा। ऐसा पदार्थ जो रंग को ही अलग कर दे। जैसे हमने श्वेत वस्त्र धारण किया है ना, इसे मान लो कुछ रंग पड़ गया तो हम विरंजक चूर्ण से उस रंग को क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण को कैसे प्राप्त करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किस गैस के साथ कराओगे, क्लोरीन गैस के साथ कराओगे। क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हुआ। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यदि प्राप्त हुआ तो इसी को आप क्या बोलते हो, विरंजक चूर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो, विरंजक चूर्ण बोलते हो। और विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, रंगों को अलग करना। रंगों को क्या करना, अलग करना। हमने बताया ना कि कहीं भी श्वेत वस्त्र पहने हो और श्वेत वस्त्र से यदि रंगों को क्या करना है, हटाना है, अलग करना है, तो आप विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। और बहुत सारे उपयोग है, जैसे जल से
जल में जो कीटाणु हैं, जल में जो कीटाणु हैं उनको नष्ट करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और जल को शुद्धिकृत करके, उस सप्लाई वाला जो जल है ना, उस जल को शुद्धिकृत करके फिर से क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आप विरंजक चूर्ण को समझ गए। किस प्रकार हम निर्मित करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? क्लोरीन गैस के साथ कराओगे। और क्लोरीन गैस के साथ कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। और विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा तो विरंजक चूर्ण का उपयोग भी हमने देखा। विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग है? आप रंगों को अलग करने में इसका उपयोग कर सकते हो। रंगों को अलग करने के साथ साथ इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं बालक। विरंजक चूर्ण के बाद हम देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सुने हैं ना? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हो ना? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा आप कहते हैं। बेकिंग सोडा में याद रखिएगा, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हो, NaHCO3, या इसी को आप कहते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ते हो। जब भी आप बेकिंग सोडा की बात करते हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसे पढ़ते हो। इसको प्राप्त कैसे करते हैं वो देख लो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। और Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ कराओ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओ। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराइए? जल के साथ कराइए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराइए। तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि सोडियम दर कितना? तो 2 एकम। हाइड्रोजन कितना? तो 2 एकम। कार्बन कितना? 1 और 1 तो 2 एकम। ऑक्सीजन 3 1 4 4 2 2 तिहाई 6। तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। और आप इसे क्या कहते हो? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आप कहाँ करते हो? बेकरी वगैरह में करते हो ना। और बेकरी जो मुलायम हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? बेकिंग सोडा की वजह से होती है। अब वहां पे किस गैस का मेन उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो परफोरेशन देखते हो ना, छिद्र युक्त ब्रेड्स हो जाती है, वो किस गैस की वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। और बेकिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करा के प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? धावन सोडा की। इंग्लिश में आप वॉशिंग सोडा बोलते हो। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बालक? सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो। और जब भी हम धावन सोडा की बात करते हैं तो इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जब भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करते हो, आप बताओ हमको यदि प्राप्त करना है बेकिंग सोडा तो हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया,
किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ। तो हमको बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए आप सीधे सीधे सोडियम कार्बोनेट को लेंगे Na2CO3 और इसको अभिकृत करा देंगे कितने जल के अणु के साथ? 10 जल के अणु के साथ। और क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त होगा। ये एक आसान तरीका हो गया। या आप सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त कर सकते हो धावन सोडा से भी। किससे प्राप्त कर सकते हो? धावन सोडा से भी प्राप्त कर सकते हो। अरे सॉरी, बेकिंग सोडा जानते हैं ना? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कितने हाइड्रोजन है बालक बेकिंग सोडा में? एक है ना। और आप एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? धावन सोडा बन जा रहा है। अमोनिया जानते हो? अमोनिया का सूत्र क्या? NH3 यही होता है ना। तो यदि आप अमोनिया की अभिक्रिया कराओ, किसके साथ कराओगे अमोनिया की अभिक्रिया? जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यदि आप अमोनिया की अभिक्रिया किसके साथ कराइए? जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनता है NH4। ये अमोनियम है। क्या है? अमोनियम। और फिर H ये हाइड्रोजन और CO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं आप? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NH4 क्या है? अमोनियम। H क्या है? हाइड्रोजन। CO3 क्या है? नाइट्रोजन उधर कितना? 1, हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो 4 और 1 5, और CO2 और 1 3। तो ये क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप NaCl के साथ अभिकृत कराते हो। अमोनियम NH4 H CO3 को किसके साथ अभिकृत कराते हो? NaCl के साथ अभिकृत कराते हो। तो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? NaCl है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, बचा क्या देख लो? Na एक आ गया ना, हाइड्रोजन भी एक आ गया, और क्या आ गया? CO3 आ गया। अब ये NH4 बचा ना, और ये क्या बचा? Cl। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बच गया। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। ये सोडियम हाइड्रोजन क्या बन गया? कार्बोनेट बन गया। और ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया आप कराओ, हीट कर दीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दो? हीट कर दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दें हम? हीट कर दें, गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म कर दें। तो क्या प्राप्त होगा हमको? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस गर्म करोगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब आप बताओ, इधर तो Na2 है ना, उधर सोडियम कितना है? एक ही है। तो 2 एकम 2। हाइड्रोजन कितना? 2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है? कार्बन कितना? 2 एकम 2। एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। ऑक्सीजन 2 तिहाई 6। तो आप देखो 2 1 3 और 3 6। फिर से समझो, घबराना नहीं है। ये अमोनिया हमने लिया वाला। अमोनिया की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया। सबसे पहले हमने अमोनिया लिया और अमोनिया की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया। हमको प्राप्त हुआ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को अमोनियम बाइकार्बोनेट बोलते हो। क्या बोलते हो? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हमने साधारण नमक के साथ करा दिया, NaCl के साथ करा दिया। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। साथ साथ क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ।
अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने बस गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? सोडियम कार्बोनेट। और ये पहला अभिक्रिया था, ये दूसरा, और ये क्या हो गया? तीसरा। अब इस सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणुओं के साथ क्या कर दिया? अभिकृत करा दिया। तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको आप क्या कहते हो? वाशिंग सोडा कहते हो। क्लियर है? यानी कितने चरण में पूर्ण हुई अभिक्रिया? 4 चरण में। पहले अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, फिर सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया साधारण लवण से, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे और फिर सोडियम कार्बोनेट को जल के अणुओं के साथ क्या करोगे? योग कराओगे। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा। ये बालक आपका क्या समाप्त हो गया? ये आपका क्या समाप्त हो गया? धावन सोडा समाप्त हो गया। इसका हमने निर्माण आसानी से कर लिया। 4 चरण में हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन जटिलता की बात नहीं है। एक एक चरण को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे किसके तरफ? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमको लग रहा है अंतिम प्रकरण ही है आपके इस अध्याय का। अंतिम प्रकरण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसको नोट करना है, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हो तो सबसे पहले हम विरचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विरचन की बात करेंगे। तो विरचन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विरचन में सामान्य बात याद रखनी है कि जिप्सम किसको लेना है? जिप्सम को लेना है। और जिप्सम को लेकर क्या कर देना है? गरम कर देना है। और गरम कर दोगे तो क्या निर्मित हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्मित हो जाएगा। तो अब ये तो आसान भाषा में हम समझ गए, लेकिन हमको पता ही नहीं कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, हमको पता ही नहीं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके रासायनिक रूप पे भी हम चलते हैं। तो जब भी आप बालक बात करोगे जिप्सम की, जब भी आप बात करेंगे जिप्सम की, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट 2 के लिए डाई और जल के लिए हाइड्रेट। और इसको आप जब हीट करते हो बालक, तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमी, आधा के लिए हेमी शब्द का उपयोग करते हो, हेमी हाइड्रेट। इसी को आप क्या बोलते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या बोलते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हो। और इसके साथ आधा ही जल निकला है ना, उधर जल कितने हैं? 2 है ना। तो 2 यदि जल है बालक, तो अभी 1.5 जल बचा ना, 3/2। H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा। 3/2 H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसको यहाँ दर्शा देते हैं, 3/2 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किससे प्राप्त कर लेंगे? जिप्सम से प्राप्त कर लेंगे। जिप्सम को सिंपली हमको क्या करना है? हीट करना है बालक। और हीट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्राप्त होगा, जिसको आप क्या कहते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप कहाँ करते हो? किसका हाथ पैर टूट जाए, देखना प्लास्टर होता है ना, तो उसमें इसका उपयोग होता है। घर में नक्शा वगैरह बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। और सांचा से मूर्ति वगैरह बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं।